हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर। हम कर रहे हैं आज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और उसमें हम करेंगे उसका बैकग्राउंड। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। द ऑरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकॉनमी इन द 1980s। यानी यहाँ पे लिखा है जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था हमारे देश में, इंडिया में 1980s के आसपास, उसका रीज़न क्या था? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। यानी हमारा जो मैनेजमेंट था वो अच्छा नहीं था, बढ़िया नहीं था, ठीक से ये लोग मैनेज नहीं कर रहे थे। ठीक है, वी नो दैट फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज़ एंड इट्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट जनरेट फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज टैक्सेशन एंड रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट जो नई नई पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स लेकर आती है या फिर कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमारे देश को चलाने के लिए जो भी कुछ भी काम करती है, उसके लिए भाई उसको जो है फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और वो पैसे के सोर्स का मतलब है पैसे आते कहाँ से हैं, गवर्नमेंट लाती कहाँ से। सबसे पहला है टैक्स, जो हम लोग भरते हैं तो वो गवर्नमेंट को के पास जाता है, गवर्नमेंट के लिए वो अर्निंग हो जाती है, इनकम हो जाता है। रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से मतलब है गवर्नमेंट की जो खुद की कंपनीज होती है, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स होती हैं, उनको चलाकर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती है, ये उनकी इनकम होती है। ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम ये है। व्हेन एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन इनकम द गवर्नमेंट बोरोज टू फाइनेंस अ डेफिसिट फ्रॉम बैंक्स। अब क्या होता है, सपोज़ गवर्नमेंट खर्चा करती है और गवर्नमेंट की कुछ इनकम होती है, दोनों ही चीज़ें होती हैं ना। अब सपोज़ क्या हुआ, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर थोड़े ज़्यादा हो गए, इनकम से खर्चे ज़्यादा हो गए, तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, पैसे बोरो करेगी। ठीक है, किस लिए बोरो करेगी? टू फाइनेंस द डेफिसिट। फाइनेंस द डेफिसिट का मतलब है, डेफिसिट शब्द का यही मतलब है कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं गवर्नमेंट के और इनकम कम हो रही है। तो ये जो नेगेटिव हमारी वैल्यू आई है ना, इसके लिए गवर्नमेंट बोरो करती है, पैसा उधार उठाती है, लोन उठाती है। कहाँ से? बैंक से उठा लेगी, या किसी भी इंसान से अपने देश में उधार उठा लेगी, लोन पे ले लेगी, या किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गए, यहाँ से जो है पैसा लोन पे उठा लेगी। When we import goods like petroleum, we pay in dollars which we earn from our exports. Suppose हमें goods import करने हैं, बाहर किसी देश से goods जो अपने देश में लेके आना, जैसे कि पेट्रोलियम हो गए, तो इसके लिए हमें डॉलर्स देने पड़ते हैं। अब ये डॉलर्स आएंगे कहाँ से? बरसेंगे तो नहीं आसमान से, ये हमें कमाने पड़ते हैं। और ये हम कैसे कमाते हैं? एक्सपोर्ट करके। यानी जब हम अपने देश में बना हुआ सामान दूसरे किसी देश को, बाहर फॉरेन कंट्री को बेचते हैं, तो उसके बदले वो हमें डॉलर देते हैं, और इस डॉलर का यूज़ करके हमें अगर कोई सामान चाहिए तो हम किसी फॉरेन कंट्री से मंगा लेते हैं। यानी इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट है ना, वो डॉलर्स में होता है, और ये डॉलर एक्सपोर्ट करके कमाए जाते हैं और इम्पोर्ट पे खर्चे जाते हैं। Development policies required that even though the revenues were very low. अब जो यहाँ पे डेवलपमेंट पॉलिसीज़ है भाई, उनमें क्या कह रहे हैं कि रेवेन्यू बहुत कम आ रहा था, हम देश का डेवलपमेंट कर रहे थे, तो भाई हमारा खर्चा जो है बढ़ेगा, हमारी इनकम कम होएगी, क्योंकि पैसे खर्च करेंगे तो भाई इनकम तो कम होएगी, है ना। The government had to overshoot its revenue to meet challenges like unemployment, poverty and population explosion. So इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना था? ओवरशूट इट्स रेवेन्यू, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की ज़रूरत थी। भाई अब लोगों के डेवलपमेंट का काम करेगी, लोगों के वेलफेयर करेगी, तो कहीं ना कहीं से पैसे तो बढ़ाने पड़ेंगे ना, अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी जैसी प्रॉब्लम के साथ डील करना है, गरीबी हटानी है, पॉपुलेशन जो इतनी तेज़ी से धमाके से बढ़ रही है, गवर्नमेंट को उसके लिए भी कुछ करना है। तो इन सभी प्रॉब्लम से डील करने के लिए गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू यानी कुछ पैसे, इनकम होनी चाहिए। द कंटिन्यूड स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। और कंटिन्यूसली जो गवर्नमेंट पैसे स्पेंड करती रहती है इस डेवलपमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ या जो भी होते हैं, गवर्नमेंट जो पैसे खर्च करती है इन पे, उससे हमें कोई भी रेवेन्यू नहीं आता। अब भाई मैं किसी को दान में कपड़े या खाना खरीद के दे दूँ, तो वहाँ से मेरे को इनकम थोड़ा ना होएगी ना, बिल्कुल नहीं होएगी इनकम, मेरे तो पैसे खर्च होंगे। तो ऐसी गवर्नमेंट जब वेलफेयर करती है तो गवर्नमेंट को भी इनकम नहीं होती, सिर्फ एक्सपेंडिचर हो रहे थे। मोर ओवर द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल
टू जनरेट सफिशेंटली फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन। साथ में सफिशेंट पैसा नहीं आ पा रहा था गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू। लोग इतना कमाते नहीं थे उस समय, तो इतना टैक्स भी नहीं भर पाते थे, तो गवर्नमेंट की तो कमाई हो ही नहीं रही थी, खर्चे ही खर्चे हुए जा रहे थे। When the government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate returns such as social sector and defense। अब जो गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही थी भाई, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अपनी इनकम को खर्च कर रही थी, जैसे कि यहाँ पे सोशल सेक्टर यानी सोशल वेलफेयर में, डिफेंस में, आर्मी वगैरह में, यहाँ पे जो अपने गन्स वगैरह ये सब चीज़ें लानी होती हैं, तो इससे हमें कुछ रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे, कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। अब यार गवर्नमेंट जो है सोशल सेक्टर में पैसा कर रही है, लोगों के लिए हॉस्पिटल खोल रही है फ्री में, स्कूल खोल रही है फ्री में, तो इससे हमें क्या अर्निंग हो रही है? कुछ अर्निंग नहीं हो रही थी गवर्नमेंट को। देयर वॉज नीड टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू इन अ हाईली एफिशिएंट मैनर। सो फिर रेस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू का मतलब है अब जो ये सोशल वेलफेयर करके जो अपने पास थोड़ा बहुत रेवेन्यू यानी पैसा बच जाता था, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना था, यूज़ करना था एफिशिएंट तरीके से। क्योंकि अगर हम इस बचे हुए पैसे का अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे सारे पैसे दान में ही चले जाएंगे यार, हमारे पास इनकम और पैसे कुछ बचेंगे ही नहीं। द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वॉज ऑल्सो नॉट वेरी हाई। और साथ में जो हम पैसे कमा रहे थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे, वो भी ज़्यादा पैसे कमा के नहीं दे रही थी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करवाई जा रही थी। क्योंकि उस समय तो ये होता था गवर्नमेंट की सारी कंपनीज लॉस में ही जाया करती थी एक समय पे। At times, our foreign exchange borrowed from other countries and international financial institution। अब क्या हुआ, हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, वही डॉलर्स जो कि हमें एक्सपोर्ट ये जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये होते हैं, जैसे कि डॉलर वगैरह अपने पास हम रिजर्व करके संभाल के रखते हैं ताकि अगर हमें इंपोर्ट करना पड़े, बाहर के फॉरेन कंट्री से कुछ ख़रीदना पड़े, तो ये इस फॉरेन एक्सचेंज का ही यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे पर्सनल हम पैसा यूज़ नहीं कर सकते अपना, इस फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू ही जो है हमें पैसा खर्चना पड़ रहा है। तो ये कहाँ से हम बोरो करते थे? दूसरी किसी कंट्री से बोरो करते थे, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह, इनसे हम मांगा करते थे पैसे। नीदर वॉज एन अटेम्प्ट मेड टू रिड्यूस सच प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग। तो उस वक्त कोई अटेम्प्ट नहीं उठाया गया, कोई कोशिश ही नहीं करी जा रही थी कि हम रिड्यूस यानी कम करना, कि अपनी जो ये प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग का मतलब है जो वेस्टफुल खर्चे हैं, जो अननेसेसरी हैं, जिनका कोई इतना ज़्यादा खास यूज़ नहीं है, उन खर्चों को कम करने की कोशिश ही नहीं की जा रही थी। नोर सफिशेंट अटेंशन वॉज गिवन टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स टू पे फॉर द ग्रोइंग इम्पोर्ट्स। और साथ में इतनी अटेंशन यानी ध्यान नहीं दिया जा रहा था कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, क्योंकि एक्सपोर्ट जब हम बढ़ाएंगे यानी अपने देश के माल को बाहर किसी दूसरे देश में भेजेंगे, तभी तो हमारे पास कुछ पैसे आएंगे और उस पैसे को हम यूज़ करेंगे इंपोर्ट के लिए। क्योंकि इंपोर्ट में हम जो पैसे देते हैं वो कहाँ से आते हैं? एक्सपोर्ट करके आता है। जब बाहर के देश के लोग हमें डॉलर्स देते हैं तो उन डॉलर्स का यूज़ करके हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब अपने देश में कुछ सामान मंगाना और उसके बदले उनको डॉलर देना। In the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue by such large margins। अब 1980 के लास्ट की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, वो एक्सीड यानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे रेवेन्यू से ज़्यादा, यानी इनकम से भी ज़्यादा बढ़ने लगे, बहुत लार्ज मार्जिन के साथ, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगा खर्चों में और अपनी कमाई में। खर्चे ज़्यादा और कमाई बहुत कम। That meeting the expenditure through borrowings become unsustainable। फिर क्या था? हमारे खर्चे पूरे करना बोरोइंग्स के थ्रू, बोरोइंग्स यानी उधार उठा के, लोन उठा के अपने खुद के खर्चे हम पूरे नहीं कर पा रहे थे भाई, वो उधार वाला पैसा भी अपने को जो है कम पड़ रहा था। प्राइजेस ऑफ मैनी असेंशियल गुड्स रोज शार्पली। जो असेंशियल गुड्स है भाई, ज़रूरत की चीज़ें होते हैं जैसे आटा, नमक, चीनी, दाल वगैरह, इनके प्राइजेस भी बहुत तेज़ी से रोज़ यानी बढ़ रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इम्पोर्ट्स ग्रू एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट जो है वो ग्रू यानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। इम्पोर्ट यानी बाहर के देश से जो हम सामान मंगा रहे थे, जो भी चीज़ें कंजप्शन के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और एक्सपोर्ट इतना नहीं बढ़ रहा था। मतलब मैचिंग का मतलब है बराबर का नहीं था कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो, ऐसा नहीं हो पा रहा था। As pointed out earlier, foreign exchange reserves declined to a level that was not adequate to finance import for more than 2 weeks।
फिर हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं, यानी जो पैसा हम यूज़ करते थे इंपोर्ट के लिए, वो इतने ज़्यादा कम हो गए, इतने गिर गए कि वो एडिक्वेट यानी एनफ नहीं थे कि हम 2 हफ्ते भी और इंपोर्ट कर पाते। ठीक है, इतना पैसा हमारा चला गया था, सिर्फ मुश्किल से 15 दिन के नाम का पैसा बचा था। उसके बाद क्या करते सोचो। देयर वॉज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट, और हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था भाई, इतना पैसे भी नहीं था कि हम इंटरेस्ट दे पाएँ, इंटरेस्ट यानी ब्याज दे पाएँ। दैट नीडेड टू बी पेड टू इंटरनेशनल लीडर्स। इंटरनेशनल लीडर्स जो भी हमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से पैसा लोन पे उठाया था, तो उसके बदले उनको ब्याज देना होता है, उस ब्याज को देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। ऑल्सो नो कंट्री और नो इंटरनेशनल फंडर वॉज विलिंग टू लेंड टू इंडिया। भाई कोई ऐसा देश नहीं था, कोई ऐसा इंटरनेशनल फंड प्रोवाइडर नहीं था जो राजी हो रहा था कि भाई इंडिया को हम लोन दे देंगे, हम पैसा दे देंगे। सबको डर था इंडिया हमारे पैसे को लेके डूब जाएगी। इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब इंडिया किसके पास गई? IBRD के पास, जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के पास गई, इन दोनों के पास गई। एंड रिसीव्ड $7 बिलियन एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। और यहाँ से उनको लोन मिला $7 बिलियन का। मैनेज द क्राइसिस यानी जो प्रॉब्लम आई हुई थी हमारे देश की इकोनॉमी में, उससे डील करने के लिए इन्होंने तो लोन दे दिया। ठीक है, फॉर अवेलिंग द लोन these international agencies expected India to liberalize and open up the economy by removing restriction from the private sector. So जब लोन उन्होंने अवेल किया, हमें प्रोवाइड किया, तो इन इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने इंडिया को क्या कहा भाई? वर्ल्ड बैंक ने ये बोला कि अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दो, ओपन इकोनॉमी बना दो। यानी आप लिबरलाइज से मतलब है आप बिल्कुल फ्री कर दो इकोनॉमी को, कि कोई भी, जैसे कि आप किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हो, या कोई बाहर का बंदा आके आपके देश में ट्रेड कर सकता है, या आप जाके किसी देश में ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कर दो। बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द, ये सब मतलब बहुत सारी कंडीशंस थी इसमें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीनों का बता रही हूँ मैं। तो ऐसी सब कंडीशंस रखी उन्होंने। तो लिबरलाइजेशन में, यहाँ पे जो लिबरलाइजेशन है इसमें क्या किया कि रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए प्राइवेट सेक्टर पे। यानी पहले बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जिन्हें सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी ही चला सकती थी, प्राइवेट सेक्टर उसमें नहीं आ सकता था। तो अब उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भैया सारी चीज़ें खोल दो। रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज, और गवर्नमेंट का रोल जो है कम कर दो आप, क्योंकि भाई गवर्नमेंट कंपनियां तो सारी लॉस में ही जा रही थी, तो इससे बढ़िया उनका रोल कम कर दो, प्राइवेट सेक्टर चालू कर दो। एंड रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हटा दो कि भाई इंडिया जो है किसी भी कंट्री के साथ व्यापार कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। इंडिया एग्रीड टू द कंडीशन नैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो इंडिया ने भाई एग्री कर लिया, वर्ल्ड बैंक की सारी बात मान ली, IMF की सारी बात मान ली, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ले आई। ठीक है भाई, माननी ही थी क्योंकि अपने को तो पैसा चाहिए था यार। अब उन्होंने जो कंडीशन रखी वो मान ली। द NEP कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो जो NEP था, यानी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स यानी चेंजेस, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी चेंजेस आए। द thrust of the policies was towards creating a more competitive environment. So इन policies का main thrust यानी main aim क्या था कि हमारी इकोनॉमी को भी competitive बनाया जाए। ठीक है, एंड रिमूविंग द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स, और सारे बैरियर्स हटा दिए जाएं कि भाई कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता है, कोई बाहर का बंदा हो, कोई घर का बंदा हो। ठीक है, और साथ में फर्म्स अगर ग्रो करना चाहती है तो उस पर भी रेस्ट्रिक्शन थी पहले कि आप इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो, इतने लेवल तक ही अपना प्रोडक्शन करोगे या जो भी करोगे इतना इन्वेस्ट कर सकते हो। वो सारी की सारी रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई, जितना मर्जी बिजनेस बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ, करते जाओ काम धंधा। दिस सेट ऑफ पॉलिसीज़ कैन ब्रॉडली बी क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अब ये जो पॉलिसीज़ थी इनको 2 ग्रुप में बांटा गया। सबसे पहला है द स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। तो ये 2 तरीके हैं। स्टेबलाइजेशन मेजर्स में क्या था, ये थी शॉर्ट टर्म यानी थोड़े समय के लिए, इंटेंडेड टू करेक्ट सम ऑफ द वीकनेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कोई प्रॉब्लम है उससे डील करने के लिए बनाई गई थी, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी ये। ठीक है,
बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, जो इतना डिफरेंस आ रहा था, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, इंपोर्ट कम हो रहा था, उसकी वजह से। इन सिंपल वर्ड्स दिस मीन्स दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड कीप द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। सो अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो पहली वाली किससे रिलेटेड थी? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, कि भाई अपने पास थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए ताकि हम जो है इम्पोर्ट भी कर पाएँ, एक्सपोर्ट भी करो और इम्पोर्ट भी करो। और दूसरी है राइज, जो प्राइजेज हो रहे हैं इसको कंट्रोल में करो, ये जो प्राइस इतने बढ़ते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ आर लॉन्ग टर्म मेजर्स। और दूसरी तरफ अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज़ की बात करें तो ये लंबे समय के लिए थी, लॉन्ग टर्म के लिए थी। एम्ड एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकॉनमी, और इनका मेन एम क्या था कि भाई हमारी इकॉनमी की एफिशिएंसी बढ़े, हमारी इकॉनमी और अच्छे से बेहतर तरीके से काम करे और ग्रो करे। एंड इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, और साथ में हम इंटरनेशनल लेवल पे भी हम कंपटीशन में आगे बढ़ें बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज़ इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी, ताकि हमारे देश में जो भी ये रिजिडिटी आ रखी है, ठीक है, ये जो पहले जो इतने सारे बैरियर्स बेसिकली थे उसको हटाया जाए। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ वेराइटी ऑफ पॉलिसीज़, इसके लिए गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ लेके आई 3 हेड्स में क्या क्या थी? फर्स्ट थी लिबरलाइजेशन, सेकंड थी ग्लोबलाइजेशन, थर्ड थी प्राइवेटाइजेशन। साथ ही वीडियो